नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। आज हमारा आम बजट पेश होने वाला है। इसको लेकर दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिली। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी है। 11 बजे बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। आपको बता दें, बजट को लेकर व्यापारियों में बड़ी उम्मीद। इसी के साथ सोने चांदी की बड़ी कीमतों से व्यापारी परेशान है। महिला व्यापारियों पर टैक्स घटाने की मांग रखी गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त बजट 2026 से लेकर। आपको बता दें, दिल्ली में आज बजट पेश होना है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली। आपको बता दें, ये 9वां बजट है जो निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वहीं निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंप दी है। 11 बजे बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। 9वीं बार ये बजट जो है निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। आपको बता दें, मोदी सरकार 3.0 का ये 9वां बजट होगा। बजट को लेकर व्यापारियों में काफी उम्मीदें हैं। महिला व्यापारियों पर टैक्स घटाने की मांग रखी गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से, जहां राष्ट्रपति से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिली। उन्हें बजट की कॉपी सौंपी है। 11 बजे बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट को लेकर आम जनता में, व्यापारियों में, महिला व्यापारियों में बड़ी उम्मीदें हैं। आपको बता दें, आजाद भारत में पहली बार है जब रविवार के दिन ये बजट पेश होगा। ये ऐतिहासिक बजट जो है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें, राष्ट्रपति से वित्त मंत्री मिली। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंप दी गई है। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यह अहम जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं इस वक्त, जहां राष्ट्रपति से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिली। उन्हें बजट की कॉपी सौंपी। इसी के साथ बजट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। आपको बता दें, आम बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यालय का एक अहम बजट माना जा रहा है। वहीं पिछले साल का बजट एक लोकप्रिय बजट माना गया था, जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली। इस बजट में इनकम टैक्स से छूट, सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और सस्ती दवाओं और इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार जैसे बड़े फैसले लिए गए थे। तो आम आदमी को, व्यापारियों को, सभी को इस बजट से भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछला बजट काफी लोकप्रिय माना गया था। इसमें टैक्स स्लैब में काफी बड़ी राहत आम आदमी को मिली थी, सैलरीड एम्प्लॉइज को मिली। आपको बता दें, फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को कॉपी सौंप दी है। कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण अब बजट पेश करने वाली हैं, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें, आज संसद में 11 बजे आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आपको बता दें, पार्टनरशिप फर्मों में टैक्स घटाने की मांग रखी गई थी। महिला व्यापारियों पर टैक्स घटाने की मांग रखी गई थी, जिसको लेकर अब आज संसद में ये बजट पेश होना है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें, आम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनकम टैक्स से जुड़ी बड़ी घोषणाएं आज बजट में हो सकती हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि कई तरह के लाभ जो है आम आदमी को मिलेंगे, व्यापारियों को मिलेंगे। सबकी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बजट से पूर्व। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। उससे पहले तैयारियां तेज हैं। आपको बता दें, सोने और चांदी की बड़ी कीमतों से व्यापारी परेशान है, जिसको लेकर बड़ी राहत की उम्मीद सरकार से की जा रही है, इस बजट से की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह बजट से पूर्व तैयारियां तेज हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी। 2026-27 का यह बजट अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले बजट में आम आदमी को, मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली थी। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने बजट की कॉपी राष्ट्रपति को सौंप दी है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली। उन्हें बजट की कॉपी सौंपी गई। इसी के साथ 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरह बजट से पूर्व ये तैयारियां हो रही हैं।
निर्मला सीतारमण के हाथ में आप बजट की कॉपी देख सकते हैं। कुछ ही देर में 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपको बता दें 1 फरवरी 2026 यानी आज का दिन जब मोदी सरकार 3.0 का तीसरा आम बजट पेश होगा। यूनियन बजट 2026-27 पर आम लोगों से लेकर उद्योग जगत सभी की निगाहें टिकी हैं। चलिए, भारत की जीडीपी 2015 से 25 तक इसमें कितनी बढ़ोतरी आई है, क्या कुछ गैप्स आए, चलिए आपको वो समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 2015 में आप देख सकते हैं 2.1 ट्रिलियन डॉलर भारत की जीडीपी है। 2025 में ये बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक हो गई है। ये तस्वीरों से आपको समझा रहे हैं किस तरह से भारत की जीडीपी में इजाफा आया है। 2015 में भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। वहीं 2025 में ये जीडीपी में इतना बड़ा उछाल 4.3 ट्रिलियन डॉलर। ये 10 साल का बड़ा अंतराल और इस अंतराल में जीडीपी ने जो उछाल मारी है, आप देख सकते हैं किस तरह से 2015 में भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। 2025 में ये जीडीपी बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरह से भारत का रक्षा बजट कितना है। 2021-22 में भारत का रक्षा बजट 4.78 रहा। वहीं आपको बता दें 2022 से 23 ये 5.25, वहीं 2023 से 2024 तक 5.93। ये तस्वीरों से आपको समझा रहे हैं किस तरह भारत का रक्षा बजट जो है, वहीं 2024 से 25 में ये 6.22 रहा। वहीं 2022 से 23 5.25। ये आपको तमाम चीजें दिखा रहे हैं 2021 से लेकर 2025 तक किस तरह भारत का रक्षा बजट। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां 2021 से 22 4.78 लाख करोड़ भारत का रक्षा बजट रहा। वहीं आपको बता दें बजट को लेकर व्यापारियों में बड़ी उम्मीदें हैं, सरकार से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं बात की जाए तो इस बार बजट में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, रक्षा खर्च में, घरेलू उत्पादन में, स्टार्टअप एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें रोजगार सृजन पर सरकार का खास फोकस हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें बजट में जीडीपी वृद्धि पर नजर डाली। अभी हमने आपको समझाया किस तरह से 2015 से 2025 तक भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। तो आज का बजट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी की निगाहें जो है आज के बजट को लेकर टिकी हुई है। वहीं हमारे साथ डॉक्टर राज चावला अर्थशास्त्री इस वक्त जुड़े हुए हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ भानु प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि 2026-27 का बजट कितना खास होने वाला है। चलिए सवाल लेते हैं पहला, डॉक्टर राज आपसे बात कर लेते हैं। किस तरह से इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही है? ये बजट कितना खास हो सकता है? सरकार से क्या कुछ उम्मीदें लगाएं? ये सरकार जब से आई है हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा बजट आ रहा है, बहुत ही अच्छी हमारी भारत की ग्रोथ जा रही है। और सिर्फ भारत की नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो
डेवलपमेंट है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। और अभी हमने 2 दिन पहले आर्थिक सर्वे को भी देखा है, उसमें भी हमारी ग्रोथ जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पिछले 4 साल से 7+ ग्रोथ आ रही है। और जैसा भी आपने कहा, रोजगार के मामले में हमारी सरकार इस समय सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दे रही है, जो हमारे एमएसएमई स्टार्टअप सेक्टर है, जी। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो 70% तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और सरकार ने ऐसी ऐसी स्कीमें पिछले 3-4 साल में बना दी हैं। आप देखिए कि पहले एमएसएमई को 2 करोड़ तक का लोन विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं सीजीटीएमएसई स्कीम, उसके तहत मिलता था। 1 अप्रैल 2023 से वो 2 करोड़ का 5 करोड़ हो गया। और लास्ट ईयर के बजट में हमने देखा कि उसको 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी कोई भी एमएसएमई बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना किसी की गारंटी के, सिर्फ भारत सरकार की गारंटी पे 10 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है। और अलावे अगर कोई हमारा एमएसएमई एक्सपोर्ट करता है तो ये लिमिट 20 करोड़ रुपया है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी सरकार जो है सपोर्ट कर रही है एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाता है इंसान को। कहता है कि आप अपने आप तो एम्प्लॉय हो गए, अब आप लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दीजिए। जी। अलावा आपने देखा होगा 2024 में सेक्शन 43BH हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च की, वो भी एमएसएमई के लिए थी। वो ये कहती है कि कोई भी एमएसएमई है, अगर आपने उससे कोई माल खरीदा है, कोई सेवाएं ली हैं, तो आपको 15 दिन के अंदर उसका पेमेंट करना होगा। यदि आपका कोई उसके साथ एग्रीमेंट है, तब उस केस में आप उसको 45 दिन तक रोक सकते हैं। 45 दिन से ज्यादा किसी भी कंडीशन में आप उसकी एमएसएमई की पेमेंट नहीं रोक सकते। और अगर रोकेंगे तो वो डिले पेमेंट कहलाएगी। अगर वो डिले पेमेंट होगी तो आपको जो इनकम टैक्स में खर्चे की छूट मिलती है, यानी कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में डालते हैं कि मैंने माल खरीदा है या सेवाएं ली हैं, वो नहीं मिलेगा। वो उसी साल मिलेगा जिस साल आप उसकी पेमेंट करेंगे। अलावे आपको डिले पेमेंट के ऊपर ब्याज भी देना होगा। और ब्याज कितना है? 3 टाइम्स द बैंक रिपो रेट। और बैंक रिपो रेट कितना है? 5.25%। कहने का मतलब है 15.75% आपको ब्याज भी देना होगा। और ये ब्याज यही खत्म नहीं होगा। इस ब्याज की जो कैलकुलेशन है ये मंथली कंपाउंडेड बेसिस पे होगी, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज लगाना होगा। अलावे ये जो ब्याज आपने एमएसएमई को दिया है डिलेड पेमेंट के ऊपर, दिस इज नॉट ए अलाउएबल एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जैसे हम व्यापार के लिए कोई भी लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं या प्राइवेट लेते हैं, तो उस ब्याज के खर्चे को हम अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी एमएसएमई को डिले पेमेंट के ऊपर ब्याज दे रहा हूं तो दैट इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर। तो आप देखिए कितनी बड़ी सहायता, कितनी बड़ी सपोर्ट गवर्नमेंट एक तरफ फंड दे रही है एमएसएमई को कि पैसा लीजिए, आप हमसे काम कीजिए, और दूसरी तरफ अगर आपने काम कर रहे हैं और कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है, हम आपको रिकवरी करा के देंगे। और इसीलिए एमएसएमई समाधान पोर्टल बना दिया रिकवरी के लिए। आप घर बैठे रिकवरी प्रोसेस अपना खुद कर सकते हैं, आपको कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बार भी एमएसएमई और स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सबसे दिल को छूने वाला जो है ये डिपार्टमेंट है, और उन्हें मालूम है कि भारत की ग्रोथ इसी एमएसएमई स्टार्टअप पे रुकी हुई है। जी, मेरा अगला प्रश्न भानु प्रताप जी आपके लिए होगा। भानु प्रताप जी, किस तरह से, क्योंकि अब ये इस बजट में क्योंकि आम जनता को भी फोकस किया जाएगा या राजनीतिक रंग भी दिखेगा इसमें? जी नमस्कार अर्पिता जी, ये बजट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं जो मुख्य मैं समझता हूं। क्योंकि इस समय पूरा विश्व जो है एक आर्थिक, एक ग्लोबल रीऑर्डर मान लीजिए, एक वैश्विक अस्थिरता से गुजर रहा है पूरे विश्व में। और दूसरी चीज आप देखेंगे, उसी अस्थिरता की वजह से आज मेटल्स, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, सोने चांदी की बात अभी आप अपने इंट्रोडक्शन में भी कर रहे थे, उनकी आप कीमतें देखिए। और दूसरी चीज जो एक एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो यूरोपियन यूनियन के साथ अभी भी हाल में भारत ने साइन किया है, वो उन दोनों के आज हम जब वो एक एफटीए हो गया है और देश, पूरा विश्व जो एक आर्थिक अस्थिरता से गुजर रहा है, एक वैश्विक अस्थिरता से गुजर रहा है, तब ये बजट आ रहा है। तो इस बजट में बड़ी महत्वपूर्ण 3 चीजों का, 3 वर्गों का हमको, सरकार को ध्यान रखना चाहिए।
पहला तो अपना कृषक किसान जो उनका, और दूसरा मिडिल क्लास, जिसको हमेशा बजट में मैं मानता हूं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन ठोस उपाय उनके लिए कोई नहीं किए जाते मिडिल क्लास के लिए। और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि जब तक इन तीनों को अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो आप कैसा भी बजट ले आइए, बजट केवल, मैं समझता हूं कई बार ऐसा होता है कि आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं होता। बड़े बड़े शब्द होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, रेपो रेट, जी। लेकिन एक जो मूल, जो मिडिल क्लास किसान, जो लोग जो असलियत में टैक्स भरते हैं, जो देश की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, वो जो टैक्सिंग क्लास है, उसके लिए ये बजट बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे रिफॉर्म्स आने चाहिए, वो टैक्स के जो इस समय देश को जरूरत है, वो बजट में कई बार नहीं दिखते, और जब दिखते हैं तो जमीन पे भी असर दिखता है। अभी अगस्त सितंबर के आसपास जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे, तो जब जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे तो उससे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देखेंगे, कार, बाइक की बिक्री बहुत मतलब बिल्कुल एकदम हाशिए पर थी। जैसे ही वो जीएसटी रिफॉर्म्स आए, वो तुरंत वो एकदम स्केल अप कर गई। तो आज के बजट में, और उसके बाद जब हम, भाई आज सोना नहीं खरीद पा रहा लोग भारत में, शादियों में आप देखेंगे गहनों की बहुत वो होती है, तो उस तरीके से मिडिल क्लास को आप कितना रियायत देते हैं, किसान को क्या रियायत देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे हमारे सीए साहब चावला जी, एमएसएमई का जो आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसके साथ साथ अब जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, देश के अंदर सबसे बड़ी मार जो आज मैं समझ रहा हूं जो हमारा आम आदमी झेलता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को झेलता है। एक टैक्स तो आपने भर दिया, उसका फिर आप पूरे साल कहीं भी जाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कुछ भी लेते हैं, उस पर आपको जो टैक्सेस देने पड़ते हैं, उसमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। होम लोन को घटाने की जरूरत है। आज ईएमआई के जाल में मिडिल क्लास फंस चुका है, हर जगह ईएमआई। उसको आज, पहले तो आदमी गाड़ी और केवल मकान के लिए ईएमआई होती थी, टीवी, फ्रिज, एसी, फोन तक की ईएमआई देनी है। तो इस ईएमआई के जाल से निकालने के लिए कोई ऐसा बजट, ऐसा कुछ आना चाहिए कि हमारा मिडिल क्लास, हमारा किसान, हमारा जो एक आम जनमानस है, वो कुछ जोड़ के अपनी चीजों को कुछ लगा भी सके, और एक उसकी जो संपत्ति है, पूंजी है, वो इकट्ठी भी हो सके। जी। अच्छा, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सतीश उपाध्याय जी यहाँ मौजूद है। सतीश जी, मार्केट की क्या कुछ उम्मीदें हैं आज इस बजट से पूर्व, और क्या कुछ है जो ट्रिगर कर सकता है आज मार्केट को? मार्केट को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि देखिए भारत आज विकासशील देशों में अग्रणी है। यहाँ की जो हमारी विकास दर है वो 8% से 10% के आसपास चल रही है, जो पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे होने जा रही है। तो इसलिए हमें इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं, इस मोदी जी की सरकार से, और निर्मला सीतारमण जी की जो हमारी वो है अपनी वित्त मंत्री, उनसे बहुत उम्मीदें हैं देश को, और देश इनकी और निगाहों की तरफ से देख रहा है। किसानों के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, एमएसएमई के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। बहुत ही अच्छी सोच के साथ, विकास की सोच के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। जी सतीश जी, चलिए अब जान लेते हैं, हमारे साथ अर्थशास्त्री भी मौजूद है, डॉक्टर राज चावला। राज जी, किस तरह से ये जो बजट है वो खास होगा, क्योंकि इस बार सरकार का फोकस किस चीज पे होना चाहिए? महंगाई पे होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, क्या फोकस मेन किसका होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं अपने को पैनलिस्ट के लिए भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा। सर, लास्ट ईयर हमने देखा है हमारी जो इनकम टैक्स, अभी आपने कहा मिडिल क्लास के लिए 7 लाख से 12 लाख रुपया, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ किसी, मैं चार्टर्ड प्रैक्टिस में कभी नहीं देखी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स ही नहीं देना, और जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उसको तो 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। इतना बड़ा जंप तो सर इसमें आज तक नहीं आया। और दूसरा, आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा, तो वो मैंने अभी आपसे एमएसएमई के लिए कहा था कि एमएसएमई को इतनी ज्यादा सपोर्ट दे रही है, एक तरफ फंडिंग और दूसरी तरफ उसकी रिकवरी, और तीसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है अगर आपका कोई पैसा नहीं दे तो हमारे पास आइए। और अलावे ये एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन सिर्फ 10 मिनट का ऑनलाइन प्रोसेस है, जो आप घर बैठे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर इसके मैं आपको फायदे गिनवाता हूं तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे। मेरा कोई भी एमएसएमई सेक्टर का इंसान अगर भारत में कहीं किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए जाता है, अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करने के लिए, तो सरकार उसको 1 लाख रुपए की रियम्बर्समेंट देती है। और वही अगर मेरा एमएसएमई कहीं विदेश में जाता है
तो 5 लाख रुपए तक की रियम्बर्समेंट देती है। आप सोचिए, जो एक फ्री का रजिस्ट्रेशन है जिसको कराने के बाद आपको कितनी सुविधाएं मिलती हैं। इनकम टैक्स में आपको इंक्रीज मिलता है टैक्स ऑडिट कराने के लिए। अलावे अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे आपको पहले एमएसएमई होने के नाते जैसे ट्रेडमार्क की फीस 9,000 रुपए है, अगर आप एमएसएमई में हैं तो आपको 50% फीस देनी है सरकार को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और उस 50% को देने के बाद सरकार आपको उसके अगेंस्ट में 10,000 रुपए की रियम्बर्समेंट देती है। कहने का मतलब है 4,500 रुपए आपने सरकार को दिए और 5,500 रुपए सरकार हमें कंसल्टेंट के नाम के देती है कि भाई क्योंकि आप नहीं कर पाए होंगे, टेक्निकल चीज है, 5,500 रुपए उसके लिए ले लीजिए। और कोई भी व्यापारी, कोई भी मैन्युफैक्चरर कितने भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इस तरह की 50 स्कीम है सर जो सरकार चला रही है। आपकी बात से मैं दूसरी तरह सहमत हो सकता हूँ कि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस अभी नहीं है। इतनी सरकार की स्कीमें हैं। अगर आप एमएसएमई में क्लस्टर स्कीम पे जाएं तो करोड़ों रुपए की ग्रांट, करोड़ों रुपए की रियम्बर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों दे रही हैं। तो सरकार को मालूम है कि जो हमारा ग्रोथ इंजन है भारत का वो एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारे छोटे छोटी जगहों पे भी जो लोग बैठे हैं वो अपने काम को करेंगे और जब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी सपोर्ट मिलेगी वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि सरकार ने लास्ट ईयर जो इनकम टैक्स की बढ़ोतरी की है, हो सकता है कुछ और बढ़ावा करें, घटाएंगे तो है ही नहीं, बढ़ावा करें कि भैया आपको और जो डिडक्शंस, क्योंकि पुराने स्लैब में हमें इनकम टैक्स की डिडक्शंस मिलती थी सेक्शन 80C से लेके 80U तक। अब उन्होंने डिडक्शंस को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा भैया सिंपल आप 12 लाख रुपए तक की इनकम माफ है और सैलरीड है तो आपको 75,000 रुपए की हम और को देते हैं। हो सकता है डिडक्शन वगैरह इनकम टैक्स के लिए बढ़ा दें। और एमएसएमई में तो मैंने आपको बताया कि हर साल कोई ना कोई चीज सरकार लेके आए एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर के लिए। तो मुझे उम्मीद है क्योंकि सरकार एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए भी कोई ना कोई नई स्कीम जरूर लेके आएगी। जी सतीश जी, इसका जवाब देंगे आप? आपके लिए बहुत सारी बातें डॉक्टर राज चावला ने कही। सतीश जी। नहीं, अच्छी बातें कही है इन्होंने। जो कह रहे हैं एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है सरकार, बहुत सारी स्कीमें हैं और अवेयरनेस की थोड़ी सी जरूरत है। उसके लिए भी हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसके सभी लोग लगे हुए हैं। थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों में, पर बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है एमएसएमई को। तो रोजगार के लिए पूरी सरकार प्रतिबद्ध है, आगे बढ़ रही है। युवाओं को नए नए सोर्सों से, नए नए सोर्सेज से उनको रोजगार देने की कोशिश है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी भानु प्रताप जी, विपक्ष का आरोप लगता रहता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया था बजट को लेकर कि इस बार भारत को बहुत फोकस करने की जरूरत है, बेरोजगारी पर भी बहुत फोकस करने की जरूरत है। विपक्ष का कहना है कि हमेशा जो है ग्राउंड पे बहुत कम चीजें दिखती हैं और बयानबाजी बहुत ज्यादा होती है बजट में। उसको लेकर क्या कुछ ओपिनियन? मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूं। एमएसएमई की उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा करी और एमएसएमई बहुत एक अच्छा, मतलब एक एमएसएमई और स्टार्टअप एक रोजगार जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज है। विपक्ष तो देखिए अपनी बात कहेगा ही कहेगा। उनको तो किसी भी चीज में कई बार होता है कि आप जाने अनजाने कोई चीज को पहले आएगी नहीं तब भी आपको कुछ ना कुछ होने का, लेकिन बेरोजगारी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा और संतोष जी ने भी कहा, अवेयरनेस। अभी आज ही के अखबार में एक छोटी सी खबर मैं आपको बताता हूँ। 8,000 करोड़ रुपए का फंड जो 8 नए शहरों को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए आया था, वो लास्ट 5 इयर्स में, पिछले 5 साल में अनयूटिलाइज्ड रहा। तो हमें अकाउंटेबिलिटी भी तो फिक्स करनी पड़ेगी। और मैं जो एमएसएमई के अलावा भी जो आम जनमानस है, आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, किसान है, मैं उनकी बात कर रहा था। देखिए आज टैक्स उन्होंने बहुत बढ़िया बताया, 12 लाख और 12,75,000, वो बहुत स्वागत योग्य कदम था सरकार का। आज भी मैं चाहता हूं कि उसमें कुछ बढ़ोतरी हो, बता रहे हैं कि 13 लाख हो जाएगा, तो अच्छी बात है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसके अलावा जो सेस भरना पड़ता है आपको, कई जगह सेस है, जो टैक्सेस जो है कई बार पनिशमेंट के तौर पर किसी को ना लगे, उसमें सेस हो जाता है कई बार, और भी कहीं पे आप जाते हैं। मेरे उन चीजों पर, वो टैक्स रिफॉर्म्स में जो चाहता हूं वो इस तरीके से चाहता हूं, मेरे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अर्पिता जी, सरकार से ये अपील है कि
आम जनमान आज भी देखिए, अगर आप फैसिलिटीज नहीं डेवलप करेंगे, आप दो सेक्टर्स को उठा लीजिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं। एक एजुकेशन, सरकार अच्छे स्कूल कर दे जो टैक्स का आदमी को लगेगी कि अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो कुछ आ रहा है, और एक हॉस्पिटल्स अच्छे कर दे, तो दो चीज होगी, देश की आधी गरीबी दूर हो जाएगी। आधे से ज्यादा जो आज की डेट में आज देश का आम जनमानस मर रहा है, वो अस्पताल में अपना पैसा देके परेशान हो रहा है, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा, और बहुत लाखों रुपए की उसकी अभी एम्स की एक रिपोर्ट आई थी कि एम्स में जो लोग इलाज कराने जा रहे हैं, उनके साथ जो उनके मरीज के साथ जो उनके सहयोगी थे, उन लोगों को कड़ाके की ठंड में बाहर खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ रही थी। तो ये बोझ कम हो, जगह जगह एम्स के सेटअप हो, जब ये लोग जमीन पे ये चीजें, तो मेरे को ये है कि जो मैं टैक्स दे रहा हूं उस टैक्स का मेरे को लगे कि जो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो कि मैंने टैक्स दिया वो कहां गया, कहां वो पैसा लगा। ये खबरें अखबार में नहीं है कि 8,000 करोड़ रुपए का फंड था, वो फंड अनयूटिलाइज 5 साल से पड़ा रहा। एक चीज बन के नजर आ जाए, पूरी दिल्ली के आप एम्स में चले जाएंगे, पूरे देश का आदमी वहां पर बेचारा रात रात भर पड़ा रहता है। तो अकाउंटेबिलिटी मैं चाहता हूं, और सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो। आपने 12.75 कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उसके बाद आप पूरे साल 60% टैक्स देता है देश का आम जनमानस। 60%, अगर आप पूरे साल का एक एवरेज निकालेंगे तो मतलब एक जो पेमेंट होती है, आप सीए हैं डॉक्टर साहब, उनसे आप पूछेंगे 60% की टैक्सेशन आ जाती है। और कोई भी सरकार, मैं वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा, पिछली सरकारों ने भी, इसलिए मैंने कहा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ना होकर एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज लेके आए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज लेके आए, लेकिन एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने अभी आपको जीएसटी रिफॉर्म्स का उदाहरण दिया था, या मनमोहन सिंह के जो प्रधानमंत्री जिस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, उस टाइम पे जब देश ओपन मार्केट हुआ था, उसका हुआ था। तो इस तरीके के जब रिफॉर्म्स आते हैं तो जमीन पे भी दिखते हैं। इसलिए मैंने पहले बात में अपने कहा था कि बजट केवल आंकड़ों की बाजीगरी ना होकर रह जाए, एक धरातल पर भी उसके रिफॉर्म्स नजर में आए, आम जनमानस तक वो चीज पहुंचे, ये मैं चाहता हूं। जी सतीश जी, अब क्योंकि बजट में टैक्स को लेकर बड़ी उम्मीदें रहती हैं सबको, और टैक्स को लेकर बड़ी राहत पिछली बार भी मिली थी, तो ये टैक्स की राहत मिलने से क्या कंजप्शन ज्यादा होता होगा, तो क्या मार्केट पर सीधा असर पड़ेगा? सतीश जी, सितंबर को जो ये टैक्सेस है, और इसका मार्केट में फर्क पड़ता ही पड़ता है, पूरा प्रभाव होता है, इसी बाजार जाता है, विकास को करता है। जी राज जी, क्योंकि अब भानु प्रताप जी ने आपको बताया किस तरह से अब ये धरातल पे जो चीजें हैं वो नहीं आ पाती हैं, बड़ा बयानबाजी, बड़े आंकड़े तो दिखा दिए जाते हैं, पर धरातल पे उतनी चीजें आ नहीं पाती, इसको लेकर क्या कुछ कहना आपका? नहीं, मैं उनसे इस बात पे एमएसएमई की स्कीम्स के बारे में ही बताया आपको। क्या है कि अवेयरनेस उतनी नहीं हो पाती। जैसे मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। 1 फरवरी को जब हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एमएसएमई की सपोर्ट के लिए सेक्शन 43BH लेके आई, ये डिले पेमेंट वाली, तो बाजार में बहुत हाहाकार मचा कि भाई ये सेक्शन 43BH आने से जो बायर है, जो बड़े बायर्स हैं, वो छोटे एमएसएमई में रजिस्टर्ड लोगों से उन्होंने कहा कि हम आपसे माल नहीं खरीदेंगे क्योंकि मुझे आपको मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे ब्याज भी देना है और मेरी पेमेंट भी डिसअलाउ हो जाएगी। तब हमारी ऑनरेबल फाइनेंस ने, क्योंकि 2024 में दूसरा बजट भी आना था इलेक्शन की वजह से, तब उन्होंने कहा कि भाई हम आपको सेकंड बजट में रिलीफ देंगे। आज आप किसी से पूछिए कि किसी क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई रिलीफ दिया? आम आदमी कहेगा कोई रिलीफ नहीं दिया। मुझे मालूम है क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूँ, एमएसएमई सेक्टर की अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता हूँ, मुझे मालूम है क्या उन्होंने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। मैडम, हमारे यहाँ एक ट्रेड प्लेटफॉर्म होता है, ट्रेड डिस्काउंटिंग बिलिंग सिस्टम। जैसे पहले हम लोग बैंक से, अगर मैंने किसी को माल बेचा है, मैं उस माल बेचे हुए को पेमेंट अर्जेंट लेवल पे चाहता हूं, तो मैं बैंक जाके उसकी बिल की डिस्काउंटिंग करा लेता था। उसमें मुझे 10 से 15 दिन लगते थे, क्योंकि बैंकर भी अपने आप को सेव करने के लिए दोनों पार्टियों को वेरीफाई करता था कि कल को मैं इनको बिल डिस्काउंट कर दूं तो मेरी वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो सरकार, रिजर्व बैंक के माध्यम से उन्होंने ट्रेड प्लेटफॉर्म बनाया, बिल डिस्काउंटिंग का, ट्रेड रिसीवेबल बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम। उस ट्रेड प्लेटफॉर्म पे 24 घंटे के अंदर आपकी बिल की डिस्काउंटिंग हो जाती है। अब ट्रेड प्लेटफॉर्म के लिए जो लिमिट थी पहले, वो ये थी कि कोई भी कंपनी जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसको ट्रेड प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करना जरूरी है। जैसे जितने हमारे पीएसयूज हैं या कोई भी है, तो
ट्रेड पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो जो सेकंड बजट हमारा 2024 का आया था, उसमें सरकार ने उस 500 करोड़ रुपए की लिमिट को 250 करोड़ रुपए की लिमिट कर दिया। और उसका फायदा क्या हुआ? जो लोगों ने एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने शुरू कर दिए थे, वो सब रुक गया। क्यों? इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर मान लीजिए मैंने किसी को माल बेचा, वो मेरे से सामने वाला माल 6 महीने की उधारी पे ले रहा था, अब उसको 45 दिन में पैसा देना है, उसकी सिस्टम नहीं बन पा रहा। मैं एग्री करता हूँ, बिजनेस के सिस्टम होते हैं, 6 महीने की भी उधारी लगती है। तो सरकार ने क्या कहा कि अगर मैं ट्रेड प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ, उसके थ्रू बिल डिस्काउंटिंग कराता हूँ, तो जितने दिन का उधार मैंने बेचा, मान लीजिए मैंने 45 दिन के उधार पे माल बेचा, तो 45 दिन का ब्याज तो मुझे देना होगा सेलर को, क्योंकि मुझे 45 दिन बाद पेमेंट मिलनी थी और आज ही मिल गई। और आगे फर्दर उन्होंने 6 महीने का टाइम बायर को दिलवा दिया, यानी कि टोटल 7.5 महीने की उधारी पे आप ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल डिस्काउंटिंग करा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि एक तरफ तो मेरी अगर एमएसएमई की पेमेंट डिले हो जाती थी, तो मुझे उस पर 3 गुना ब्याज मंथली कंपाउंडेड और डिसअलाउड एक्सपेंडिचर के रूप में होता था। अगर मैं ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल डिस्काउंटिंग कराता हूं, तो यहाँ पे जो मुझे ब्याज देना है, दिस इज ए अलाउएबल एक्सपेंडिचर, और ना ही मेरी पेमेंट जो है डिले होती। अब इस वाले प्लेटफॉर्म की लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, मैं लोगों से अभी तो आपके सामने साक्षात नहीं पूछ सकता, वहां गैदरिंग हजारों की होती है, मैं पूछता हूं किसी को मालूम है क्या रिलीफ दिया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने? लोगों को मालूम ही नहीं है। तो मैं इस चीज से सहमत करता हूं कि लोगों पे अवेयरनेस प्रोग्राम की कमी है। तो सरकार से मेरी विनती है कि अवेयर स्कीम के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, ताकि जो हमारे गांव के देहात के छोटे व्यापारी लोग हैं, उनको स्कीम का पता चले, तभी वो उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे। अदरवाइज पता नहीं होता लोगों को स्कीम का कि सरकार की क्या क्या स्कीम चल रही है। जी सतीश जी, अगर बजट की उम्मीदें हैं उस खरी नहीं उतरी, तो इसको लेकर क्या कुछ निवेशकों को अब ध्यान रखना पड़ेगा? उनके लिए क्या कुछ चीजें हैं? देखिए, बजट में निवेशकों के लिए होना ही चाहिए, निवेशकों को उनको अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, टैक्सेस कम होने चाहिए, आगे बढ़ने के लिए उनको सभी प्रकार से सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए, जब तो निवेशक आएगा। बाजार अगर जब बढ़ेगा, ये बजट रोजगार उनकी मिलेगा। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो क्या कुछ चीजें हैं जो उनके लिए खतरा हो सकती है? उन्हें आगे क्या कुछ करना चाहिए? बजट अगर नहीं खरा उतरेगा फिर तो दिक्कतें होंगी, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हमारे ये सरकार बहुत प्रतिबद्ध है विकास के लिए, और इस बार इनको शिक्षा में और एमएसएमई में और सब्सिडी को कम करना पड़ेगा। जो सब्सिडी हम रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं उसको कम करे सरकार, और शिक्षा में और एमएसएमई में और किसानों के लिए अच्छी से अच्छी चीजें लेकर आए। जब इस देश का विकास होगा, जब ही हम अग्रणी पूरे विश्व में पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में आएंगे। तो इस पर विशेष रखा जा रहा है और उम्मीद है कि बजट अच्छा रहेगा। जी भानु प्रताप जी, राज चावला जी ने तो समझा दिया कि प्रोग्राम्स बहुत है, रिलीफ बहुत मिले हैं, पिछली बार भी बजट में बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, तो धरातल पे आखिर उतरे कैसे बजट? तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से जन कल्याणकारी बजट जो है लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? तो इसमें सरकार की क्या कुछ गलतियां? मेरी मूल बात यही थी, मैं जो अब डॉक्टर साहब ने कही है, सीए सर ने, मैं यही मूल बात थी, ये धरातल। और अब उन्होंने बात कर रहे थे जैसे एमएसएमई, और आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट्स के लिए भी कई चीजें जो होने, अब जैसे एमसीए का कई बार पोर्टल है वो ही नहीं चल पाता है, तो वो चीजें भी एड्रेस करने वाली चीजें हैं। अब आप तो सीए साहब तो बहुत इस चीज के बहुत ही मतलब एक गहरे रूप से इसको प्रैक्टिसिंग है तो जानते हैं, तो आप वो भी ये भी जानते होंगे एमसीए का पोर्टल है, और जो उन्होंने चीजें बताई सारी की सारी एमएसएमई से रिलेटेड, वो 5-6 साल पुरानी है, उनमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन आसानी से नहीं हो पाता, पोर्टल ओपन नहीं होता, इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे बड़ी परेशानी हो जाती है। हर बार आप अखबार में पढ़ते होंगे, न्यूज आती है कि डेट का एक्सटेंशन होता है। तो ये सब चीजें भी कॉर्पोरेट को भी, अब जैसे संतोष जी भी कह रहे थे, निवेश, हमें हर चीज को, हर सेक्टर को लेकर, और आम जनमानस, किसान और मिडिल क्लास को लेकर विशेषकर, जैसे आपने पिछली बार पिछले बजट में एक अच्छा काम किया, इस बजट में भी मैं चाह रहा हूं, और इस बार इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वैश्विक अस्थिरता प्लस जो एक एफटीए, जो दोनों चीजों को मिलाकर करना है। आज हमारे देश में, मैंने कहा, आप जैसे पहले भी कहा था, शादी में, ब्याह में, कोई भी कार्यक्रम होता है, देसी देहात हम से आते हैं,
तो वो लोग सबसे ज्यादा एक सोने की खरीदारी अपनी बेटी को एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में, एक सिक्योरिटी के रूप में गहने देते हैं। गहना कोई कई बार देश में, हमारे देश में केवल एक शोभा के लिए या कुल केवल शो के लिए नहीं पहना जाता। महिलाएं एक तरीके से एक सिक्योरिटी रखती है कि कल को घर में कोई दिक्कत आ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए। तो आज सोने के, चांदी के, वो कभी हम पढ़ते थे कि भाई चांदी 90,000, जनवरी 2025 में 90,000 थी चांदी। एक खबर आई कि चांदी लखपति हो गई, और आज देखिए आज चांदी कल परसों 4 लखपति थी, 3,80,000 या 60,000 का रेट है। तो एक साल में इतना जो इन्फ्लेशन आया, इतना एग्जॉर्बिडेंटली जो राइज हुआ उसका प्राइस, तो उन चीजों को भी कुछ ना कुछ कंट्रोल हो, महंगाई कंट्रोल में हो, डायरेक्ट टैक्सेस जो लगते हैं वो लगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का सोशल रिफॉर्म्स में बार बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सेस, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका बोझ मिडिल क्लास पे, किसान पे, खेती करने वाले लोगों पे, देश के आम जनमानस पे कम होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। जी राज जी, अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर दी है भानु प्रताप जी ने, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि मिडिल क्लास पे भार पड़ रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। मैं एक चीज तो भानु प्रताप जी की बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जो एमसीए का पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का, वहां मुझे खुद को ही अपनी कंपनी की रिटर्न भर जमा करने के लिए पेनल्टी और एडिशनल फीस देनी पड़ी। बाद में हालांकि सरकार ने डेट एक्सटेंड की, लेकिन वो पोर्टल चलता ही नहीं। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इनकम टैक्स का पोर्टल नहीं चलता, क्योंकि मेरी मेन प्रैक्टिस इनकम टैक्स की है। वहां पे क्या है, लोग लास्ट डेट पे जाते हैं, लास्ट डेट में जब होता है तब तो नेचुरली कहीं पे भी हम जाएंगे लास्ट टाइम पे तो वहां भीड़ होगी, थोड़ी सी परेशानी आती है। तो इनकम टैक्स के पोर्टल के लिए तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। एमसीए के पोर्टल पे का जो पोर्टल है दिन खराब रहता है, ठीक है। और इसके अलावा रही जीएसटी की बात, तो हमें सबको याद होगा कि 1 जुलाई 2017 को सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया था, और तब से लेके आज तक की अगर आप हिस्ट्री देख लीजिए, और मैं बड़ा सौभाग्यवान हूं कि मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे होता है 1 जुलाई, उसी दिन उन्होंने लॉन्च किया था, और हमारे सीए के प्लेटफॉर्म पे ही इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में उसको लॉन्च किया था। उस टाइम लोगों को, हमारे लिए भी बहुत कड़वी कड़वी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि मैं ये इंजेक्शन दे रहा हूँ, कड़वी दवाई भी दे रहा हूँ लोगों को। और आज आप देख लीजिए कि जो जीएसटी की कलेक्शन है पिछले 2017 से लेके अब तक, पिछले 8-9 साल के अंदर कितनी मल्टीपल जो है वो बढ़ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार के रिफॉर्म जितनी पहले, मैं कुछ बातें आपको टीवी पे नहीं बता सकता, जो जिस तरह की इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम हुआ करती थी, इतना आप आज टैक्स जमा कीजिए, सामने वाले के पोर्टल पे कल नजर आ जाएगा कि आपसे उन्होंने इतना टैक्स लिया है और ये आपको दे दिया। इतनी ट्रांसपेरेंसी, जैसे हम विदेशों में जाते हैं, मान लीजिए वहां से कोई माल खरीदते हैं और मैं वहां का नागरिक नहीं हूं, तो मुझे मेरे टैक्स की रियम्बर्समेंट एयरपोर्ट पे आते ही मैं बिल दिखाता हूं, और ऑनलाइन चूंकि वो होता है, मेरे को वो देख के मेरे को रियम्बर्समेंट कर देते हैं। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोगों के पास वापस आएंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, तब तक बात कर लेते हैं एक अहम खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें। ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त दिल्ली से है, जहां बजट से पहले हलचल बढ़ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। बजट 2026-27 से पहले संसद भवन में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें आज बजट 2026-27 पेश होने वाला है। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी, उससे पहले ये हलचल मच गई है। आपको बता दें पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में आम बजट को मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। थोड़ी देर में संसद में ये बजट पेश होने वाला है, उससे पहले कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक की जा रही है, जिसमें बजट को मंजूरी मिलेगी। बजट से पहले बड़ी हलचल, कैबिनेट बैठक। ये बजट से पहले कैबिनेट बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? चलिए, तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं किस तरह बैठक में आम बजट को मंजूरी मिलेगी। आपको बता दें बजट से पहले कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है। थोड़ी देर में संसद में ये बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट, वही मोदी सरकार 3.0 का ये बजट काफी अहम होने वाला है। आपको बता दें पिछले बजट से काफी बड़ी राहत मिडिल क्लास को मिली थी, टैक्स स्लैब को लेकर मिली थी। उससे पहले ये दिल्ली में कैबिनेट बैठक हो रही है।